नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ श्री सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर का दौरा। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में किया जनसभा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में जनसभा किया है। जोधपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राजस्थान दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर दौरा है उनका। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी ने जनसभा की है और वहीं जोधपुर में जनसभा और रोड शो भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चुनाव प्रचार की लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और तैयारियां की जा रही है और इसी को लेकर सीएम योगी जो है राजस्थान दौरे पर है, जहां अलग अलग जगहों पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और सीएम योगी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज जो है ताबड़तोड़ तीन रैलियां जो है और जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में, क्या जानकारी मिल रही? बिल्कुल जी, राजस्थान में जिस तरह से 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, उसके बाद बीजेपी अपने फिर से एक्शन मोड में आ गई है। उसको देखते हुए आज खुद गृह मंत्री और यूपी के बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर थे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी के समर्थन में एक रोड शो किया। रोड शो के बाद राजसमंद के लिए वो निकले। राजसमंद के बाद अब वो बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद अंतिम जो करीबन 6:30 बजे वो जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो करेंगे। जिस तरह से मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लगातार दिग्गज राजस्थान के रण में उतरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले हम चित्तौड़गढ़ में इस वक्त मौजूदगी है, जहां पर आज सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी के जो समर्थक थे वो उनका भारी तादाद में समर्थक देखने को मिला और साथ ही सीपी जोशी के समर्थक में लोगों से वोट करने की अपील भी जनता से की। जी, लेकिन राहुल, जैसा कि हमने देखा है आज चित्तौड़गढ़ में जब वो रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, इस दौरान भारी तादाद में जो है लोग उमड़े। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि बड़ी संख्या में जहां भी जा रहे नेता जो है लोग उमड़ रहे हैं। हालांकि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें कमी देखी गई। बिल्कुल जो जिस तरह से उम्मीद थी राजस्थान में कि शुरुआत से की बात करें तो शुरुआत में जिस तरह से 20% सुबह 8 से 9 बजे तक ही देखने को मिल गया था, लेकिन उसके बाद बढ़ती गर्मी के कारण ये जो वोट प्रतिशत था उस बार राजस्थान में कम देखने को मिला। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 57% कुछ वोट इस बार हुआ है। पिछली बार की बात करें तो 64% लोकसभा चुनाव में वोट हुआ था। तो 4 से 6% तो इस बार राजस्थान में गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन इस बार की जो दूसरा चरण है उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने और खुद चुनाव आयोग ने उन्होंने कोशिश करेंगे कि इस बार जो दूसरे चरण की वोटिंग होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट आए। जी राहुल, पहले चरण की 12 सीटों पर जो है चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं और दूसरे चरण की तैयारियां भी की जा रही है और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, वो राजस्थान दौरे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर वही चित्तौड़गढ़ की बात करें तो लगातार 10 सालों से यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है और हिंदुत्व की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती, चाहे वो मिशन जो बीजेपी पर जो मुद्दे हैं, चाहे से राम मंदिर हो, 370 के मुद्दे हों, इनको लेकर खासकर राजस्थान की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो को जारी किया है उसको लेकर राजस्थान की जनता में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल बांसवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। वहां पर महेंद्र सिंह मालवीय के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, जिस तरीके से हमने देखा चित्तौड़गढ़ में जब सीएम योगी रोड शो कर रहे थे, इस दौरान बड़ी तादाद में लोग जो है नजर आए, ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी भगवा मैं दिखी। तो अब क्या दूसरे चरण में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल जो ही जिस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो समर्थक है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी जिस तरह से
लोगों को जुटाने की कोशिश करती है। जिस तरह से बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स है और जो कार्यकर्ता है उनको अपने तरफ आकर्षित करती है। बताया जिस तरह से देखा जाता है कि पूरे देश में अगर आकर्षण का केंद्र इस बार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, जिसको लेकर जो वोटर्स से खासकर जो नव मतदाता है उनमें खासा उत्साह देखने को मिला है। और वहीं महिलाओं की बात है तो जो बीजेपी ने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण हुए, लखपति दीदी हुई, इस तरह की जो योजना है उनको लेकर महिलाएं हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी जी राहुल, बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि ठाकुर समाज, राजपूत समाज जो है बीजेपी से नाराज चल रही है और इसी को साधने के लिए जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है चेहरा बनाकर भेजा गया है ताकि जो बागी लोग हैं, जो भी इस वक्त नाराज लोग हैं, खफा लोग हैं, उनको जो है एक साथ किया जाए और उन्हें मनाया जाए। बिल्कुल जो है जिस तरह से जो राजपूत समाज के लोग हैं, जिस तरह से गुजरात में जो पुष्पेंद्र रूपाला के जो बयान था उसके बाद राजपूत समाज में खासा विरोध देखने को मिला था। उसको लेकर खुद जो शिवसेना राजस्थान में शिवसेना है, शिवसेना के साथ समर्थन हुआ। उसके राजेंद्र गुड़ा वहां से उन्होंने राजपूत समाज से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समर्थक है। तो उसके बाद जो राजपूत समाज है वो उसमें काफी आक्रोश था, वो कम हुआ। और वही आप कह रहे हैं कि खुद जो यूपी के जो बाबा बुलडोजर है वो भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से भी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार मिशन 25 राजस्थान में एक बड़ा टास्क है। क्योंकि इस बार राजस्थान में चुनावी हैट्रिक को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी कहीं भी रोड़ा नहीं चाहती है। जहां भी रोड़ा अगर देखने को मिल रहा है वहां खुद बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो कहीं ना कहीं दौरे कर रहे हैं। जहां भी कमी लग रही है वहां खुद बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो राजस्थान के लगातार दौरे कर रहे हैं। जहां मीटिंग की जरूरत है जहां मीटिंग कर रहे हैं, जहां रोड शो की जरूरत है जहां रोड शो, वहीं जहां अगर विशाल जनसभाओं की जरूरत है वहां विशाल जनसभाओं को कैसे भी करके मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कसते हुए राजस्थान में दिखाई दे रही है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है रिजल्ट जारी कर दी गई है और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 10वीं में कुल बताया जा रहा है 90% छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं की बात कर ले तो 82% छात्र जो है इसमें पास हुए हैं। 10वीं में बात करें, सीतापुर की प्राची निगम ने यूपी में टॉप किया है। तो 10वीं में सीतापुर की प्राची निगम ने अपना परचम लहराया है और टॉप किया है। प्राची निगम को 600 में से 591 नंबर मिले हैं। वहीं 12वीं में शुभम वर्मा ने टॉप किया है। तो 12वीं की बात कर ले तो 12वीं में शुभम वर्मा ने टॉप किया है और 2024 में लड़कियों ने लड़कों से एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया है और काजल सिंह 12वीं टॉपर यूपी बोर्ड सचिव शुक्ला जो है वो बताई जा रही है। वहीं अब जो है उत्तर प्रदेश के 12वीं और 10वीं के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जो है वो जारी कर दी गए हैं और इसको लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम काजल सिंह है। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने पेरेंट्स को, खासकर मेरे पापा जी को बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा मेरी पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे। हमेशा कहते थे पढ़ लो, अच्छा रहेगा इस बार। क्योंकि मैं 10th में डिस्ट्रिक्ट की 5 पोजीशन पाई थी, तो इसलिए थोड़ी कमी रह गई थी पापा के हिसाब से। तो उसको पूरी करने के लिए मैंने 12th में पूरी मेहनत करी और मेरे 12th में 488 अंक आए 500 में से। और मेरा गाँव जो है बछरायू बकाबाद मोहल्ला है और मैं रामचरण दास में पढ़ती हूँ। मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आप जो है 12th में जब आए हैं, सबसे पहले जो है अपने आपको मेहनत करनी है। फोन में ये सब नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा हो गया। आप अपना टाइम बना के, जिसे टाइम टेबल बना तो लेते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते, तो उसको ऐसा शॉर्टकट में बनाए जिससे कि आप फॉलो भी कर लें। और आपको जब आप टाइम टेबल को कंप्लीट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, उसको नेक्स्ट में इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि टाइम टेबल बहुत लंबा बना लिया, कि 1 सेकेंड का बना लिया और फिर उसको नहीं कर पाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मेरा तो कहना यही है कि बस अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो। अपने बारे में सोचो कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आपके टीचर्स का नाम होगा। देखिए, कीर्तिमान ये है कि रिकॉर्ड टाइम में इस बार बहुत कम समय में, मतलब 12 कार्य दिवसों में अब तक के सबसे कम कार्य दिवस में परीक्षा संपन्न कराएगी। 12 कार्य दिवसों में पूरी परीक्षा संपन्न हो गई। 12 दिन में ही मूल्यांकन समाप्त हो गया हमारा और 19 दिन में हमने रिजल्ट दे दिया।
तो 12 दिन में सबसे कम समय में परीक्षा हुई कार्य दिवसों 12 कार्य दिवसों में, और 12 कार्य दिवसों में जो मूल्यांकन वो भी सबसे कम समय में कराया गया। और जो रिजल्ट का काम है वो भी आज 20 अप्रैल को दिया जा रहा है, और अब तक के जो रिजल्ट निकले वो सबसे पहले आज रिजल्ट दिया गया 101 साल 101। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ जो है छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अलग ही लहर जो है देखी जा रही है। तो 12वीं और 10वीं के जो है बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो सीतापुर की प्राची निगम ने 10वीं में टॉप किया है, जिसमें उन्हें, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल, क्योंकि अब जो है परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, छात्रों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त छात्रों की में खुशी की लहर है, क्योंकि उनको जो उन्होंने परीक्षाएं दी थी उसके नतीजे अब मिल चुके हैं। इस बार के नतीजे देखे जाए तो पिछले साल की तुलना में बेहतर हुआ है, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा रही हो या इंटर की। अगर हाई स्कूल की बात करें तो 89% से ज्यादा छात्र छात्राएं इस बार पास हुए हैं, वहीं इंटर में 82% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं। इस बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है, उनका परसेंटेज जो है पासिंग परसेंटेज वो छात्रों के मुकाबले बहुत बेहतर है। अगर हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में 90% से ज्यादा छात्राएं पास हुई हैं, वहीं अगर इंटर की बात करें तो 88% के आसपास छात्राओं का पासिंग परसेंटेज है वो है। टॉप लिस्ट की बात करें तो इस बार भी टॉप लिस्ट में सीतापुर ने अपना परचम लहराया है। सीतापुर से हाई स्कूल और इंटर दोनों ही क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने टॉप लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। वही फतेहपुर से सेकंड नंबर पर जो छात्र है वो आया है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार के नतीजे न सिर्फ काफी ऐतिहासिक रहे हैं, इस मामले में जिस तरह से बोर्ड के सचिव ने बताया कि 12 कार्य दिवस में इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराया गया था और करोड़ों की संख्या में जो छात्र छात्राओं की कापियां थी उसके मूल्यांकन को भी 12 दिन ही लगे थे, यानी 12 दिन में परीक्षा कराई गई और 12 दिन में उसका मूल्यांकन कराने के बाद 20 दिन के समय के अंतराल के बाद ये नतीजे घोषित कर दिए गए। इससे पहले 25 दिनों का समय लगा था, इस बार 20 दिन में नतीजे आ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत रिकॉर्ड समय में न सिर्फ परीक्षा हुई, उसका मूल्यांकन हुआ, उसके नतीजे आए। ये बोर्ड के लिए राहत की बात है, बोर्ड की उपलब्धि है। अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो इस बार पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर नतीजा आया है। छात्र छात्राओं दोनों ने अपने पासिंग परसेंटेज बढ़ाए हैं। ये जरूर है कि छात्राएं एक बार फिर आगे जी, लेकिन शोएब, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले बार के मुकाबले इस बार काफी बेहतर प्रदर्शन जो है छात्र छात्राओं को देखने को मिला, तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार या छात्राओं की मेहनत का परिणाम है? देखिए, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। पिछले जो बोर्ड है उसने भी ये दावा दिया था कि काफी हाईटेक तरीके से परीक्षा केंद्र पर निगरानी रखना, नकल पर अंकुश लगाना और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको मोटिवेट करना, उनकी इस तरह से उनको बढ़ावा देना, इस तरह की तमाम प्रक्रिया के बीच ही ये नतीजे आए हैं। इसीलिए सबके लिए राहत की बात है, बोर्ड के लिए भी राहत की बात है और वो तमाम छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी उनके नतीजे जो आए हैं उससे उनकी खुशी की लहर है। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसको अपने एजेंडे में रखा है और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए हर जो कदम हो सकते हैं बेहतर वो उठाए गए थे। बोर्ड ने भी तमाम तरह की बेहतर कदम इस बार उठाए थे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, यहाँ बोर्ड में जो एक केंद्र बनाया गया था वहां से रखी जा रही थी। तो ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों का नतीजा रहा कि जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और उनका नतीजा जो अब आया है वो उनके लिए खुशी की एक तरह से कह सकते पल है। अब आने वाले भविष्य में उनको और बेहतर परफॉर्मेंस देने का हौसला इन नतीजों से मिलेगा, ये कहा जा सकता है। और अब अगर आप देखें तो न सिर्फ शहरी इलाका बल्कि जो ग्रामीण इलाका है, किसान के बच्चे हैं, उनके नतीजे भी जी बिल्कुल। शोएब बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में पहले चरण में 57% हुआ मतदान, तो 57% से अधिक मतदान हुआ है गंगानगर में। पिछले बार की तुलना में 8% से ज्यादा से कम वोटिंग जो है इस बार हुई। बीकानेर में पिछले बार की तुलना में भी
5% कम वोट पड़े हैं। वही चुरू में 2019 की तुलना में भी कम वोट पड़े हैं। झुंझुनू में 2019 की तुलना में इस बार भी 9%, करीब 10% के करीब बताया जा रहा है जब कम वोटिंग पर है। इसके साथ ही सीकर की बात कर ले, वहां भी जो है तकरीबन 8% जो है वोट कम पड़े हैं। जयपुर ग्रामीण में 2019 की तुलना में इस बार तकरीबन 9% कम वोटिंग हुई है। जयपुर में 2019 की तुलना में भी इस बार कम वोटिंग देखने को मिली। इसके साथ ही अलवर में भी वही हाल रहा और भरतपुर में भी जो है 6% कम वोटिंग जो है पड़े हैं। तो इस बार बात करें लोकसभा चुनाव की तो राजस्थान में भी वही हाल रहा है। जिस तरह से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग जो है देखने को मिली है। तमाम अलग अलग लोकसभा सीटों पर, अलग अलग जगहों पर, बूथों पर जो है मतदान कम हुए हैं। करौली, धौलपुर और दौसा में भी वही हाल रहा। नागौर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। 2019 की तुलना में इस बार हर जगह पर जो है कम वोटिंग पड़े हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जो है वोट कम पड़े हैं, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही ये माना जा रहा था कि जैसे वोट बैंक बढ़ेगा वैसे वैसे भाजपा को उसका फायदा होगा। लेकिन अक्सर जहां हम देखने को मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के इतर लोकसभा चुनाव हुए, अक्सर ये राजस्थान का रिवाज रहा है कि जब जब विधानसभा में ज्यादा वोट पड़ते हैं तो सत्ता पक्ष को इसका नुकसान होता है और विपक्ष जीतता आया है। लेकिन लोकसभा में इसका उल्टा है, जब जब सत्ता पक्ष में वोट ज्यादा पड़ते हैं तो वहां पर उनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है और जो विपक्ष है उसके हारने की संभावना ज्यादा रहती है। जहां राजस्थान के लिहाज से बात करें तो 60% वोट भी नहीं पड़े, तो ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे जिन 12 सीटों पर आजकल मतदान हुए हैं उन 12 सीटों पर अब कांग्रेस यहाँ पर कहीं न कहीं एक राहत की सांस ले रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं न कहीं डर सताया जा रहा है कि जिन सीटों पर उनको डर था वहां वोट बैंक ज्यादा होगा, वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा, तो उससे कहीं न कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका कहीं न कहीं सीधा असर उन सीटों पर ज्यादा पड़ सकता है जिन सीटों पर कहीं न कहीं माना जा सकता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी लीड नहीं कर रही है। बात दौसा लोकसभा सीट की करे या फिर भरतपुर सीट की, भरतपुर जातिगत समीकरणों को लेकर तो ध्रुवीकरण हो रही है, वहां पर भी ये माना जा रहा था कि SC/ST के वोट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वोट ज्यादा पड़ेंगे तो लोगों में एक जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबसे कम वोट बैंक उसी सीट पर रहा। दौसा जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, मुरारी लाल मीणा वहां से प्रत्याशी रहे, तो ये माना जा रहा था कि यहाँ से भी अगर भारतीय जनता पार्टी को लीड करना है तो कहीं ना कहीं वोटों के प्रतिशत को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने तो तैयारियां की थी, लेकिन प्रत्याशियों का घर घर जाना नहीं हुआ। अक्सर ये इसका एक वजह ये भी मान सकते हैं कि पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों के नाम में काफी देरी कर दी गई, जिसकी वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए और ये एक बड़ा एक फेलियर माना जा सकता है पार्टी के लिए कि जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है उसमें काफी डिले रहा, जिसके चलते लोगों तक उनका जुड़ाव नहीं हुआ, लोगों तक वो संवाद नहीं कर पाए। कई ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जिन पर आज भी ग्रामीण परिवेश है और काफी लोगों से जुड़ने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मोटा अगर हम एक नजरिया इस पर डालें तो कहीं ना कहीं 5 सीटें राजस्थान की ऐसी है जो कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आती है, अगर सिर्फ हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं जी। तो क्या लेकिन इस बार जो पहले चरण में वोट प्रतिशत कम आए, कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि हम बैकफुट पर आ रहे हैं। इसी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। दौसा लोकसभा सीट हो या भरतपुर लोकसभा सीट हो, गंगानगर से हो, चूरू से हो, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा हो रहा है, कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तो वही सीकर से भी ये माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद सुमित्रा दंड सरस्वती वो लीड करेंगे, लेकिन वोट प्रतिशत कम हुआ तो कांग्रेस के जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए तो ये माना जा रहा था उन प्रत्याशी की जीतने की ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। इससे इतर जब मुख्यमंत्री से पूछा गया है कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है, तो मुख्यमंत्री ने खासतौर पर आज भी अमित शाह
इस दौरे आज राजस्थान दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीत रही है। हालांकि ये सब दावे हैं, ये तो जब चुनाव के नतीजे आने हैं तब ही पता चलेगा। लेकिन इसका असर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ये देखने को मिला कि जैसे ही कल वोट गिरे और वोट प्रतिशत कम हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उन बची हुई 13 सीटों पर अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए, यूपी के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ उन सीटों को साधने की कोशिश कर रहे थे जहां पर कहीं ना कहीं बगावती सुर देखने को मिल रहे थे, जहां कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो राजपूत बेल्ट है वो नाराज चल रही है, उनको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब 13 सीटों पर कर रही है। मिशन 25 नहीं, कम से कम 20 सीटों पर तो राजस्थान में विजय बना है, तभी मिशन 400 पार का जो लोकसभा में रखा गया भाजपा का वो पूरा किया जाता है। जी, लेकिन बात करें 2009, 2014 और 2019 के मुकाबले, इस बार का मुकाबला जो है कितना रोचक होगा? देखिए, इस पूरे मुकाबले को अगर हम ढंग से देखें तो इस बार जो मोदी मैजिक का जो असर है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि उस जगहों पर जो मोदी मैजिक है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का हो या फिर 3 तलाक वाला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत है वो इतना नहीं पड़ा जितना उम्मीद लगाई जा रही थी। और मोदी फैक्टर जो माना जा रहा था प्रत्याशियों के लिए वो कहीं ना कहीं नहीं रहा है, क्योंकि राजस्थान में विपक्ष की ओर से लगातार कोशिश ये की गई कि उन मुद्दों को बनाया जाए जो जनता के लिए सरोकार रखते हो, विकास के वादे कर दे। और उन तमाम जैसे मैनिफेस्टो भाजपा ने जारी किया, उन मैनिफेस्टो में भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर आश्वस्त रही, क्योंकि जी बिल्कुल नकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पहले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत कम हुई और ऐसे में जो सियासत जो है वो गरमाई हुई है और हलचल देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।